हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हमारे कंप्लीट ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कल हमने किया था हमारे कंप्लीट हिस्ट्री के, आज हम लोग ज्योग्राफी करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे हमारे चारों सेक्शन। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, शायद आप लोग कुछ आपको अच्छा लगे, है ना। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी कि जितनी मेहनत आप आज कर लोगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और सिर्फ आप ही को नहीं अच्छा लगेगा, आपकी पूरी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो जितना हो सकता है उतनी मेहनत कीजिएगा और मेहनत करने के बाद अपने रिजल्ट को, आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप ही बोल देगा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग अपना ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के जो संसाधन है वो होते हैं, कौन से, जैविक और अजैविक। इसी के बेस पे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस किस के रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हो? आपको क्षमता चाहिए, है ना, विकसित स्टॉक भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तभी आप किसी संसाधन को उसके रूप में वर्गीकृत कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलेंगे, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं? जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, है ना, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल नहीं होते, तो ऑब्वियसली वो टाइम भी ज्यादा लेंगे। तो कितना टाइम लेंगे? तकरीबन लाखों वर्ष, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, आप सभी भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताते चलेंगे। एजेंडा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका लक्ष्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना है, बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद है, यह वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारी से निपटने का एक एजेंडा है ना। क्यों, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या है, एजेंडा 21 का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इसकी सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स है ना, आपकी जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है इसमें रूल बनाए कि आपकी जो आपके यहाँ पे आपके एरिया में कौन सी चीज जो है वो ठीक है। इसीलिए एजेंडा 21 जो है वो उस पर बात की गई थी, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा गलत और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सौर और ऊर्जा से बहुत समृद्ध है लेकिन जल संसाधनों का अभाव है। आपको पता है राजस्थान क्योंकि एक तो रेगिस्तान एरिया लगता है ना, तो वहाँ पे पानी की तो समस्याएं हैं, आपको पता है, जल संसाधन का वहाँ पे अभाव है। लेकिन सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के साथ कौन सी, हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर और हवा यानी कि आपकी विंड, है ना, ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत है? एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉक्साइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग लोहे के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताएंगे और साथ ही में पढ़ते भी चलेंगे। नेक्स्ट है, ताप विद्युत संयंत्रों के ईंधन के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? किन खनिजों का उपयोग जो है वो किया जाता है, फटाफट से बताएंगे आप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि ताप विद्युत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक है? ये तो आपको मतलब पता भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मैप के टाइप में भी आ सकता है कि आपको पॉइंट करने के लिए दे देंगे कि भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक कहाँ है। तो कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक है? कौन है भाई सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा? कहाँ, कौन से देश में है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। सबसे बड़ा परमाणु और देश भी सबसे बड़ा है, तो कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका रशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बड़ा परमाणु भी है और एरिया वाइज भी रशिया जो है वो आपका सबसे बड़ी कंट्री है ना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर, सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है आपका? उसका सबसे बड़ा है चीन, यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल है ना, सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न एरियाज में है ना, आपके जैसे मान लो हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब साइड हो गई, बिहार हो गया, इस साइड पे ये जो मिट्टी है बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन इसका पुरानी जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है पुरानी और एक आपकी होती है नई। ठीक है, एक होती है पुरानी और एक होती है आपकी नई वाली। तो पुरानी वाली को क्या बोलते हो? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। पुरानी वाली को आप बोलते हो बांगड़। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो बांगड़ और इसको क्या बोलते हो? खादर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दुनिया के जलभृतों में कितने से थोड़ा कम ताजा पानी भूजल रूप में संग्रहित है? यानी कि ताजा पानी, बिल्कुल फ्रेश वाटर जिसको आप लोग बोलते हो, फ्रेश या डिस्टिल्ड वाटर जिसको आप बोलते हो, वो कितना % बचा हुआ है? वो है आपका 30%। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 22% योगदान देता है। 22% यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपके बनती है भारत में, उसमें से 22% में कौन देता है? कौन देता है आपका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि जल विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कि पानी से आपकी बिजली बनाई जाती है ना, वो वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को एकीकृत करता है। कौन करता है? महानदी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महानदी कहाँ है ना, कहाँ है मतलब कि कौन से स्टेट में है। फिर कौन से स्टेट से आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा बांध है जो बना हुआ है, वहाँ की जो उसकी समस्या है उसको दूर करने के लिए। तो कौन सा बांध है? सबसे बड़ा बांध है आपका हीराकुंड परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रत्येक वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आता है? कौन से स्थान पर आता है? इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन के हिसाब से जो वाटर अवेलेबिलिटी है उस पे इंडिया का नंबर जो है पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है? तो वो आपका आता है 133, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सतलज ब्यास नदी बेसिन में पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए किया जा रहा है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सतलज और ब्यास नदी कहाँ है। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप क्या कर सकते हो? आइडिया लगा सकते हो चारों ऑप्शंस में से। तो जो आपकी सतलज और ब्यास नदी है वो कहाँ है? पंजाब में, है ना। अब पंजाब से जब आप आइडिया लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? तो इसमें से कौन सा जो आपका आंसर है वो ठीक हो जाएगा? नागार्जुन जो है वो आपका है ही नहीं, सरदार सरोवर भी नहीं है, कल्लन नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी साउथ साइड में होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, रिहंद बांध की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये ऐसे क्वेश्चंस आपके मैप के टाइप में भी आ सकते हैं, है ना। मैप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे ट्राई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी।
ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे कि सोन नदी को कौन से राज्य का जो है क्या बोलते हैं कि मतलब कौन से राज्य के लिए ये जो नदी है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। बांस के पाइपों का उपयोग करके धारा और झरने के पानी का दोहन करने की 200 साल पुरानी, कितने 200 साल पुरानी जो प्रक्रिया है वो कौन से राज्य में की जाती है? आपने देखा होगा ना, बांस के जो बड़े बड़े डंडे होते हैं उसको क्या करते हैं ना, हाफ में कट कर लेते हैं, ऐसे होता है ना पूरा, उसको हाफ में कट करके और उसमें से पानी ऐसे जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी है। तो ये कौन से हमारे राज्य में की जाती है? ये आपकी होती है मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक है? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक आपके होता है पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी आपसे मैप के टाइप में बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, फटाफट से आप लोग बताएंगे इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइस। आपको इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है कि रबी की फसल कब लगती है और खरीफ की फसल कब लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? है ना, अब आपको बताना है कि खरीफ की फसल जो है वो कौन सी नहीं है, इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं, आपका वीट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल नहीं है? महत्वपूर्ण रेशे वाली, है ना, रेशा जिसके अंदर रेशा ना हो और ना ही वो फसल है, तो वो कौन सी हो जाएगी? जूट तो आपकी है, कपास में भी है, रेशम में भी है, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका वूल, है ना, जिससे आपके स्वेटर्स बनते हैं, वो जो है आपकी रबी वाली ये रेशे वाली फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आधुनिक सिंचाई पद्धति नहीं है? आधुनिक का मतलब होता है कि मॉडर्न, है ना, जो अभी के टाइम में की जा रही हो, या फिर मॉडर्न जो इरिगेशन होता है वो कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। ट्यूबवेल आप लोग यूज करते हो, है ना, बल्कि सबसे ज्यादा शायद यूज हो रहा है आज के टाइम में, खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है आपकी नहर, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि नहर पहले हुआ करती थी, आजकल तो क्या है नहर सूख भी जाती है ना, तो नहरों की सिंचाई जो है वो पहले टाइम में हुआ करती थी। ड्रिप सिंचाई आज के टाइम में आपकी होती है, लिफ्ट सिंचाई भी आपके आज के टाइम में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आज के टाइम में होती है, इसलिए गलत होंगे। इन्होंने पूछा है कि नहीं है, तो नहीं में हमारा बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहर जो सिंचाई होती थी वो बहुत पहले टाइम में हुआ करती थी, है ना, अब अगर होती होगी तो बहुत कहीं छोटे मोटे रेयर जगह पे होती होगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि इनपुट नहीं है? एग्रीकल्चर इनपुट इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए आप। एग्रीकल्चर के नाम से ही पता चल रहा है, बीज जरूरत है बिल्कुल, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स तो आप बिल्कुल डालते हो, है ना, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स की भी आपको जरूरत पड़ती है, तो बचा क्या? स्टील, इसका तो कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टील। चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता बढ़ाने का उपाय है? कृषि उत्पादकता, है ना, यानी कि आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फसल विविधीकरण, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से आप क्या कर सकते हो? अपनी जो उत्पादकता है अपनी कृषि की, या फिर अपनी जो फसल आपने लगाई है उसको जो है उपजाऊ बना सकते हो और उसको बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन सा संयंत्र है जो इस्पात का निर्माण करता है? इस्पात यानी कि स्टील, आपका ये यहाँ पे होगा, हाँ ये देखो स्टील, मैन्युफैक्चर स्टील, तो कहाँ करता है ये? आपका छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो आपके वस्तुओं का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपके कंज्यूमर गुड्स में नहीं आता है? तो कंज्यूमर गुड्स में टेलीविजन, बिल्कुल जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते हो ना डेली यूज में, उसी को कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। तो टेलीविजन जो है आपका, टीवी जरूर आपके डेली में आता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज भी आप लोग जो है वो रेगुलर यूज करते हो, है ना,
रेफ्रिजरेटर। उसके बाद वॉशिंग मशीन, बिल्कुल आप लोग अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी आपके डेली यूज या फिर कंज्यूमर गुड्स में आता है। तो बच्चा क्या, सीमेंट। सीमेंट को थोड़ी आप लोग रोज इस्तेमाल करते हो, करता है क्या कोई सीमेंट का इस्तेमाल रोज? नहीं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये बताना है आपको। कच्चे माल की उपलब्धता, बिल्कुल कच्चे माल की उपलब्धता तो करेगी। अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, तो कैसे आप लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको लगा सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया हमारा गलत, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाजारों से निकटता तो बहुत जरूरी है। मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो कैसे अपनी इंडस्ट्री या फिर अपने प्रोडक्ट को बढ़ा पाओगे, है ना। तो ये भी है। श्रम की उपलब्धता, यानी कि जो आपके लेबर हैं, अगर वो भी नहीं होंगे आपके पास, तो आप कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो? इंडस्ट्री में आप खुद थोड़ी लग जाओगे काम करने की, मैं ही कर लेता हूँ सारा, नहीं। तो ये भी जरूरत है। जलवायु, ये कोई जो है वो निर्भर नहीं करता है, यानी कि क्लाइमेट कंडीशन आपकी, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है? चीनी, भाई शुगर का उत्पादक कौन है सबसे बड़ा? सबसे ज्यादा गन्ने कहाँ लगते हैं? अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पाई जाती है, क्योंकि उसी से चीनी बनती है ना। गन्ना आपका यानी कि शुगर केन कहाँ पाया जाता है, कहाँ लगता है सबसे ज्यादा? यूपी में, है ना, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए, अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए किस क्षेत्र का विकास आवश्यक है? मतलब आपके जो 3 आपके सेक्टर्स होते हैं ना, कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अब आपका एक लास्ट होने लगा है क्वाटरनरी। ठीक है, तो इनमें से ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसकी वजह से बाकी सारे सेक्टर्स का विकास भी जो है कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करता है। तो आपका जो सेकेंडरी है ना, माध्यमिक, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी जो है उस पे जो है ज्यादातर चीजों का जो प्राइमरी बोलो, टर्शरी बोलो या क्वाटरनरी बोलो, इन सब का भी उसी के ऊपर बेस्ड है ना, निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, भारत की जीडीपी में कपड़ा उद्योग का योगदान है। कपड़ा उद्योग यानी कि आपका जो कॉटन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका कितना योगदान है आपकी इंडियाज जीडीपी में? तो कितना योगदान है आप सभी बताएंगे मुझे फटाफट से। पंद्रह 15% या 4%? फटाफट बताएंगे सभी। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। सूती धागे के विश्व व्यापार में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है, जो कुल व्यापार का कितना % है? कुल व्यापार का कितना % है आपका? 25%। आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सूती धागा, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, सिलचर और गुजरात में पोरबंदर। गुजरात में तो आपका पोरबंदर, और कौन से वाले स्टेट में आपका सिलचर को जोड़ने वाला पूर्व पश्चिमी गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों का हिस्सा है ना। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? आपका मैप। अगर आपको मैप बहुत अच्छे से पता है कि लोकेशन कहाँ है आपकी, है ना, तो उससे क्या कर सकते हो आप? बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। तो गुजरात में पोरबंदर, एक आइडिया ले लेते हैं आपके मैप का, है ना। किधर पड़ता है गुजरात आपको पता है? आपके वेस्ट में तो आपका गुजरात पड़ता है, और बिल्कुल ईस्ट में पूछा है ना पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इधर तो आपका गुजरात हो गया, ये पोरबंदर, और इधर पूछ रहे हैं यहाँ कौन सा? आपका सिलचर। तो सिलचर कौन से उसमें पड़ता है? ये पड़ता है आपके, कहाँ पड़ता है? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर या सिक्किम में? तो ये पड़ता है आपके आसाम में।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपके ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ता है ना, जब हम लोग 4 वो बनाते हैं ना अपना ऐसे नेशनल हाईवेज, तो उसमें भी जो ये जो होता है ना यहाँ पे, तो वही आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, दिल्ली और के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी से बताएंगे। ये आपका कहाँ जाता है दिल्ली से, अगर कोई दिल्ली से अमृतसर गया होगा ना तो उसको जरूर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृतसर। ये आपके दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। आपने सुना होगा ना जीटी करनाल रोड, सुना है किसी ने? वो जो जीटी करनाल रोड है ना, वो वहीं से होके जाती है, उसी से, राजमार्ग 1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक स्थान की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। औद्योगिक स्थान जो है वो कौन सी, इनमें से कौन सी चीजों से प्रभावित होता है? औद्योगिक का मतलब हो गया आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या था कि उसमें पूछा था, इसमें आपसे क्या पूछा है कि किस किस पे निर्भर होता है, प्रभावित किससे हो सकता है। एक तो आपका हो गया बाजार, बिल्कुल, अगर मार्केट नहीं होगा तो क्या फायदा, राइट। उसके बाद है श्रम, यानी कि आपका लेबर की भी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, बहुत ज्यादा जरूरत, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। राज्य की राजधानी, ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, राज्य यानी कि आपके स्टेट की जो कैपिटल्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए कौन से का इस्तेमाल होता है, राजमार्ग का। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, राज्य, यानी कि राज्य राजमार्ग, ऑप्शन नंबर बी। तो और इसी में स्टेट, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया, स्टेट हाईवेज। चलिए नेक्स्ट चले, भारत सरकार का उपक्रम है जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। कौन सा संगठन है जो आपके ये जो सीमावर्ती या फिर आपके राजमार्ग और ये सब बनते हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं आपके सीमा सड़क संगठन पे, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कौन है भाई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सबसे बड़ा जो भाग है वो क्या है, वो आपका हो जाएगा कौन सा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी, थर्मल अथॉरिटी या फिर नेशनल हाईवेज, जल्दी जल्दी बताएंगे, या फिर डी आपका इंडियन रेलवे। आपको पता है कि आपका जो इंडियन रेलवे है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है ना, पता है ना ये चीज आपको। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका इंडियन रेलवे। कहीं जाना हो आपको, है ना, कहीं जाना हो, रेल पकड़ो और पहुंच जाओ, है ना, आप लोग भी तो जाते हो, कहीं भी जाना हो रेल पकड़ी और अपना पहुंच गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवेज। रेल का सफर किस किस को अच्छा लगता है, रेल का सफर जिसको अच्छा लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में कहां से कहां तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये क्वेश्चन ना आपके एज अ जीके क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे भी। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर की, और कहां से कहां तक चली थी, ये आपकी चली थी मुंबई से लेके थाने तक। ठीक है, बॉम्बे से मुंबई टू थाने। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नेटवर्क मल्टीपल गेज पर चलता है। ये तो बहुत ही अच्छा भी बोल सकते हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, है ना। गेज आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसे कितने 4 टाइप के गेज होते हैं, है ना, 4 टाइप के गेज होते हैं। तो इसी में आपसे ये पूछा गया कि भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा किस पे चलती है, उसकी ट्रेनें कौन से
कौन से वाली गेज पे चलती हैं? तो ब्रॉड पे चलती हैं, मीटर पे चलती है, नैरो पे चलती है। नैरो पे तो आपकी चलती है जो हिमालयाज में चलती है ना, आपने सुना होगा शिमला कालका वाली हो गई या फिर दार्जिलिंग वाली हो गई, है ना, जो आपके हिमालयाज में चलती है, ये तो आपकी नैरो। लेकिन जो आपके सबसे ज़्यादा जो आपके मतलब सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स पे जो ट्रेन चलती है वो आपकी चलती है ब्रॉड गेज पे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में ब्रॉड गेज भी है, और मीटर गेज जो है ना वो कई कई जगह पे है, मतलब किसी छोटी मोटी जगह पे वहाँ पे है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ब्रॉड गेज पे ही हमारी जो ट्रेन हैं वो चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। भारत के प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह हैं। कौन सा है भाई सबसे ज्यादा बंदरगाह? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्मगांव पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंदरगाह भारत का सबसे गहरा, डीपेस्ट, अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कौन सा है भाई? डीपेस्ट, लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। लैंडलॉक्ड है यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरा होगा, यहाँ होगा बीच में कहीं, है ना। कौन सा हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, ठीक है, कौन से स्टेट में पड़ता है। आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में, इसी तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता है ना। चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में खनिज और भंडारों से समृद्ध है। किससे समृद्ध है भाई? फटाफट से बताएंगे आप लोग। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स ऑफ कोल, ठीक है, कोयला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। क्या की थी? हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रिसोर्सेज वाले में ना, है ना, उसमें क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखो बहुत ज़रूरी है, हर किसी देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी वजह से ना आप लोग क्या करो, उसकी वजह से आप लोग ना रिसोर्सेज का अनलिमिटेड उपयोग करना शुरू कर दो, है ना। जब कोई सी चीज़ का हम लोग अनलिमिटेड या फिर अपने लालच के को लेके इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा बुरी हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने उन्होंने यही कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, सबकी ज़रूरत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। जितने रिसोर्सेज हमारे भारत में, हमारा बहुत रिच है ना हम लोग तो इन सब चीज़ों में, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। आप सोचो आज के टाइम में आप लोग सारा डेवलपमेंट कर दोगे तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या देखेगी? उनके लिए तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो लालच नहीं करना है, जितनी जिसको नीड है उसी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का यूज करो, और अपना जो है आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो बचा है उसको बचा के भी रखो, ताकि वो लोग भी आके इन सब चीज़ों का यूज देख सके और यूज कर सके, ठीक है। तो ये टिप्पणी किसने दी थी? ये टिप्पणी आपकी दी थी हमारे महान महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे गांधी जी, ठीक है। फादर ऑफ नेशन, क्या बोलते थे गांधी जी? क्या बोलते हैं गांधी जी को? फादर ऑफ नेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लगभग कितना % भूमि क्षेत्र मैदानी है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? कितना % है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। कितना % एरिया है जो भूमि क्षेत्र है जो कि कृषि और उद्योग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कितना % है आपका? 43%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? उत्तरी भारत की यानी कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स पे, मैंने आपको बताया भी था, हमने एक क्वेश्चन पहले किया है ना अभी। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपके सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आपकी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे ना, कौन कौन से? एक तो था खादर और एक था भांगड़, ठीक है। एक थी पुरानी मिट्टी और एक थी नई वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल को, है ना। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से आप लोग जानते हैं? ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, लेटेराइट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी जो है आपकी, वो इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो लेटेराइट मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाएगी चाय, कॉफी और काजू के लिए, है ना। सारी रिच चीजों के लिए उपयोगी है ये मिट्टी, है ना, क्योंकि आपकी चाय भी, कॉफी भी और काजू खाया है ना आप लोगों ने, वही काजू है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है उसे क्या कहलाते हैं? सोचो कोई एक जमीन थी, उसके ऊपर जो है 5 सालों से कोई खेती ही नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? बंजर भूमि बोलेंगे ना उसे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे बंजर भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट है, चलिए, तो ये थे आपके कंप्लीट ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स किया होगा इनका, है ना। आंसर जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। अभी ऑल दी बेस्ट आप लोगों के लिए है, क्योंकि एक ही दिन बचा है एग्जाम में, है ना। 7 को तो आपका एग्जाम है ही, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी ये भी आपको हम लोग बता देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। बाय बाय।